जनवरी का महीना खत्म होने को था। गांव की गलियां ठंडी हवाओं से कांप रही थी। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने घरों में दुबकने पर मजबूर थे। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था और सूरज की किरणें भी उस कोहरे को चीर नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। गांव के गरीब लोग अपने पुराने टपकते घरों में किसी तरह ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही एक छोटे से कच्चे घर में बूढ़ा हरिराम अपने 2 बेटों के साथ बैठा था। चादर और पुराने कंबलों में लिपटे होने के बावजूद सर्दी उनके जिस्म को चीरती जा रही थी। हरिराम की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो गया था और अब वह उम्र और बीमारी से टूटा हुआ था। घर की जिम्मेदारी अब बेटों पर थी, लेकिन बड़ा बेटा रघु आलसी और लापरवाह था। दिन भर गांव की चौपाल पर बैठा रहता। छोटा बेटा मनोज मेहनती था। पास के जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर घर चलाने की कोशिश करता। लेकिन इस बार की सर्दी ने सबकी कोशिशें नाकाम कर दी थी। लकड़ियां गीली थी, आग मुश्किल से जलती थी। घर में खाने के लिए ना कोई पर्याप्त खाना था और ना ही ठंड से बचने के लिए पर्याप्त ईंधन। मनोज बेटा, लकड़ियां अब खत्म हो रही हैं। जरा कुछ जुगाड़ कर ले, नहीं तो ये ठंड तो जान ले लेगी। बाबूजी, अभी जंगल जाकर कुछ लकड़ियां ले आता हूँ। लेकिन आप यह भी कहिए ना कि भैया भी हाथ बटाएं। अकेले से सब कुछ करना मुश्किल हो रहा है। देख मनोज, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे जैसा लकड़ी काटने वाला नहीं हूँ। जब मुझे कोई बढ़िया काम मिलेगा तब करूँगा। तब तक अपने काम से मतलब रख, समझे? बाबूजी, कब तक मैं ही सब कुछ करता रहूंगा? भैया को कुछ समझाइए। हर दिन कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। रघु बेटा, तुम्हारी ये उम्र हमारी मदद करने की है। तेरी माँ ने तुझे बड़ी उम्मीदों से पाला था। क्या उसने तुझे यूं हाथ पर हाथ रखे बैठने के लिए बड़ा किया था? अगर तू अब भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो ये घर बिखर जाएगा। अब बस बहुत हो गया। आज मैं खुद ही जंगल जाकर लकड़ियां काट लाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं यह छोटे मोटे काम मेरे बस के नहीं हैं? रघु अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ और सीधे जंगल जाने की ओर फैसला किया। बाहर ठंडी हवा तेजी से चल रही थी, लेकिन रघु ने गर्म कपड़े पहनने की भी परवाह नहीं की। शायद उसे खुद को साबित करना था या फिर अपमान का बोझ उसे जंगल की ओर खींच रहा था। जैसे तैसे उसने लकड़ियां काटी और खुद के लिए आग जला ली। तभी एक गरीब आदमी आग के पास आकर खड़ा हो जाता है। भाई, थोड़ी देर आग में हाथ सेक लूं, जान में जान आ जाएगी। चल भाग यहाँ से। यह लकड़ियां मैंने बड़ी मुश्किल से काटी हैं। यह मेरी मेहनत की लकड़ी है। तुम्हें कोई हक नहीं इसे इस्तेमाल करने का। भाई, मुझे थोड़ी देर आग के पास बैठने दे। कुछ नहीं चाहिए तुझसे, बस थोड़ी गर्मी मिल जाए। इतनी ठंड में कैसे जीऊंगा? अरे, तुझे समझ नहीं आता। निकल यहाँ से। तेरा मरना जीना मेरा मसला नहीं। मुझे खुद ठंड लग रही है और अपनी लकड़ियां मैं बर्बाद नहीं कर सकता। गरीब आदमी बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से चला गया। उसका ठंड से कांपता हुआ शरीर रघु को एक पल के लिए भी दया दिखाने के लिए मना ना पाया। रघु अपनी स्वार्थी सोच में डूबा हुआ घर की ओर लौट पड़ा। वो यह बिल्कुल भूल गया कि उसके पिता और छोटा भाई उसकी राह देख रहे थे। अरे रघु बेटा, कहाँ रह गया तू? इतनी देर? लकड़ियां लाया या नहीं? ये ठंड हमसे सहन नहीं हो रही। जंगल में लकड़ियां काटने पर राजा ने पाबंदी लगा दी है। बाबूजी, वहाँ के रक्षकों ने चेतावनी दी कि जो भी लकड़ी काटेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए मैं खाली हाथ लौट पाया। पाबंदी लग गई।
अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। इतनी ठंड में आग के बिना कैसे गुजारा करेंगे? भैया जंगल में लकड़ी काटने गए थे पर वह अपनी ही आग सेक कर वापस आ गए होंगे। मनोज ज्यादा बोल मत, जुबान बंद रख। मैंने ठंड में मेहनत की और वहाँ जो देखा वो मैंने बता दिया। मुझे दोष मत दे। मनोज जंगल से लकड़ियाँ लेकर जब घर लौटा तो उसकी मेहनत से जल्दी ही आग ने पूरे घर में गर्माहट भर दी। ठंड से कांपता परिवार अब चैन की सांस ले सका। पिता के चेहरे पर सुकून था, मगर मनोज के दिल में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसे मालूम था यह सर्दी आसान नहीं है और ऐसे हालात में हर दिन जीना एक नई चुनौती है। मनोज रोज की तरह सेठ मोहन लाल के यहाँ लकड़ियाँ काटकर कुछ पैसे कमा लेता था ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन उस दिन जब वह काम में व्यस्त था तभी पीछे से सेठ मोहन लाल ने आवाज दी। अरे मनोज, सुनो जरा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी सेठ जी बोलिए, सब ठीक तो है? अरे नहीं मनोज, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी चाह रही है कि उसका भाई इन दिनों कुछ काम संभाल ले। बेचारा खाली बैठा है तो सोचा कुछ मदद कर दूं। तुम तो जानते ही हो घर की बात है। सेठ जी मैं आपकी बात समझता हूँ, परिवार की मदद करना जरूरी है, लेकिन जरा मेरा भी सोचिए। मेरा घर तो मेरी रोज की कमाई से ही चलता है। अगर मुझे हटा दिया गया तुम और मेरे बूढ़े पिता कहाँ जाएंगे? यकीन मनोज, यकीन मानो, मुझे भी इसका बहुत अफसोस है, लेकिन क्या करूं? हालात ऐसे बन गए कि मुझे अपनी बीवी की बात माननी पड़ी। सेठ जी, मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, पर जरा यह भी सोचिए कि इतनी ठंड में अगर काम छूट गया तुम और मेरे बूढ़े पिताजी कैसे जिएंगे? माँ तो कब की चली गई, अब घर का सहारा सिर्फ मैं ही हूँ। देखो मनोज, मैं जानता हूं तुम किस दौर से गुजर रहे हो, लेकिन फिलहाल मेरे बस में कुछ नहीं है। हाँ, जब भी कोई और काम होगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बुलाऊंगा। यहाँ से काम छूटने के बाद ठंडी हवा जैसे उसकी मायूसी का मजाक उड़ा रही थी। वो धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था कि तभी उसे पेड़ के नीचे उसका पुराना दोस्त अफरोज दिखाई दिया। अरे मनोज, क्या हाल है भाई? चेहरे पर बड़ी उदासी दिख रही है, सब ठीक तो है ना? आज सेठ जी ने काम से निकाल दिया, बोले अपने साले को काम पर रखना है। अब समझ नहीं आता घर कैसे चलेगा और मैं क्या करूं? अरे यह तो बहुत गलत हुआ मनोज, पर हिम्मत मत हार यार। जिंदगी में हर मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। अरे अफरोज, इस ठंड में बिना काम के घर कैसे चलेगा? पिताजी अब काम करने लायक नहीं रहे और भाई उसे तो किसी चीज की परवाह ही नहीं। भाई, इस ठंड में सबसे ज्यादा लोग क्या चाहते हैं? गरम चाय। क्यों ना तू चाय का ठेला लगा ले, अपने भाई को भी साथ रख लेना। 2 लोग होंगे तो काम आसान हो जाएगा और फायदा भी अच्छा होगा। चाय का ठेला पर अफरोज, मुझे तो इस काम का जरा भी अनुभव नहीं है और शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अरे मनोज, काम का अनुभव करते करते आ जाता है और पैसों की चिंता मत कर। जितनी बचत है उससे छोटा शुरू कर, वक्त के साथ सब संभल जाएगा। तेरी बात तो ठीक है अफरोज, लेकिन मेरे भाई रघु को काम के लिए मनाना बड़ी मुश्किल है। 4 देख मनोज, रघु तुझसे थोड़ा जलता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तू उसे अपने साथ बराबरी से जोड़ेगा, पार्टनर बनाएगा, तो वह जरूर मान जाएगा। सही कह रहा है तू अफरोज, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाय का ठेला लगाने का आइडिया बुरा नहीं लगता, आज ही रघु से बात करके देखता हूँ। 6 अफरोज की बातों ने मनोज के मन में उम्मीद की नई लौ जला दी। वह सोचने लगा कि अगर रघु साथ दे दे तो चाय का ठेला उनकी जिंदगी बदल सकता है। ठंड की सर्द शाम में उसने ठान लिया, अब कुछ करना ही होगा। घर पहुंचकर उसने रघु को सब कुछ बताया। भाई सुनो, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, अब क्या बात है? देखो, सेठ जी ने आज मुझे काम से निकाल दिया, अब समझ नहीं आ रहा घर कैसे चलेगा। लेकिन अफरोज ने एक अच्छा सुझाव दिया, क्यों ना हम दोनों मिलकर चाय का ठेला लगाएं। इतनी ठंड में लोग गर्म चाय पीना पसंद करते हैं, काम अच्छा चलेगा।
चाय का ठेला भाई तेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं कोई ठेला लगाने वाला नहीं। यह सब तेरे बस की बात नहीं है। छोड़ दी यह ख्वाब देखना। भाई यह कोई ख्वाब नहीं है, हालात की मजबूरी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तू साथ दे दे तो हम दोनों मिलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ठीक है, मान लिया ठेला लग भी गया, लेकिन बताओ जो भी कमाई होगी उसका हिसाब क्या रहेगा? जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही करेंगे, बस तू हाँ कर दे भाई। ठीक है, मान लिया, लेकिन एक शर्त है, कमाई का 60% मेरा रहेगा और 40% तेरा। आखिर मेहनत तो मैं भी करूंगा। रघु की बात सुनकर मनोज कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी ऐसी शर्त की, लेकिन हालात ने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। ठीक है भाई, अगर इस शर्त से तू काम करने को तैयार है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। ठीक है, चल मैं भी तेरे साथ हूँ। लेकिन बता तो सही, पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास थोड़ी सी बचत पड़ी है, उसी से शुरुआत कर लेंगे। काम चल निकला तो आगे पैसों की दिक्कत खुद ही खत्म हो जाएगी। मनोज ने आखिरकार रघु को साथ काम करने के लिए मना ही लिया। रघु ने भले कुछ शर्तें रखी, मगर मनोज ने धैर्य से उसे राजी कर लिया। दोनों भाइयों ने ठान लिया कि अगली सुबह से वे अपनी नई शुरुआत करेंगे। एक ऐसी शुरुआत जो उनके जीवन की दिशा बदल सकती थी। सुबह की ठंडी हवा में मनोज और रघु ने मिलकर अपने छोटे से चाय के ठेले को तैयार किया। मनोज ने पूरे मन से सारा सामान सजाया, बर्तन चमकाए और चाय का पहला पतीला चढ़ाया। धीरे धीरे चाय की महक हवा में घुलने लगी। राह चलते लोग ठिठक गए। कोई खुशबू से खींचकर आया, कोई गर्म चाय की तलाश में। कुछ ही देर में ठेले के आसपास भीड़ लग गई। दोनों भाइयों के चेहरों पर मुस्कान थी, जैसे ठंड में भी उम्मीद की गर्माहट लौट आई हो। अरे भाई, एक कप गरम चाय देना जरा। बिना चाय के तो नशा नहीं उतरता यार। 2-1 घूंट में तो सर्दी ही भाग गई। ऐसी चाय पहले कभी नहीं पी। जी भाई साहब, बस 1 मिनट। ग्राहकों की तारीफ सुनकर मनोज के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। रघु भी मन ही मन खुश था कि उनका चाय का ठेला अब इलाके में मशहूर हो गया है। दिन पर दिन भीड़ बढ़ती गई और मेहनत का फल मिलने लगा। मनोज की लगन और रघु की समझदारी से कारोबार चमक उठा। लेकिन इसी बीच रघु ने शादी कर ली और अपनी नई जिंदगी की शुरू करने के लिए अलग घर में बस गया। अब मनोज अपने बूढ़े पिता के साथ अकेले रहने लगा। मनोज पर जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। मनोज के साथ मिलकर चाय का ठेला चलाने की मेहनत और ईमानदारी को रघु की पत्नी गलत नजरिए से देखने लगी। उसका लालच बढ़ने लगा और उसने रघु के कानों में जहर घोलना शुरू कर दिया। रघु, जरा सोचो तो सही, सारा काम तुम करते हो, ठेला तुम्हारे दम पर चलता है और वह तुम्हारे मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा मनोज ले जाता है। कब तक यूं ही चलता रहेगा? लेकिन वो भी मेहनत करता है। ठेला लगाने का ख्याल तो उसी का था और शुरुआत में जो भी सामान आया था सब उसी के पैसों से खरीदा गया था। अरे रघु, अब हालात बदल चुके हैं। अब तुम शादीशुदा हो, अपना घर है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। मनोज तुम्हारे खर्चे तो नहीं उठाता ना। अब वक्त आ गया है कि ठेला अपने नाम कर लो। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। मनोज मेरा छोटा भाई है, उसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। उसके साथ धोखा करना मुझे सही नहीं लगेगा। रघु, तुम हमेशा सही गलत की बात करते हो, लेकिन जरा सोचो, अगर आज ठेला तुम्हारे नाम नहीं हुआ तो कल तुम्हारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? मनोज अपनी कमाई से चैन की जिंदगी जी लेगा और तुम खाली हाथ रह जाओगे। क्या तुम्हें हमारी फिक्र नहीं? तुम जो कह रही हो वह ठीक है, पर मनोज को ठेले से हटाना इतना आसान नहीं है। वो गुस्सा हो जाएगा और पिताजी भी नाराज हो जाएंगे। देखो रघु, बस सीधी बात कहना, अब यह ठेला तुम्हारे नाम होगा। अगर वह मान जाए तो ठीक, वरना साफ साफ बोल दो कि अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। अगर तुम मजबूत बनोगे तो वह कुछ नहीं कहेगा। पत्नी की बातों में रघु के मन में धीरे धीरे जहर घोल दिया था।
अब वो मनोज को उसी नजर से नहीं देख पा रहा था जैसे पहले देखा करता था। जहां कभी भाई पर भरोसा था वहां अब शक और नाराजगी ने जगह ले ली थी। अगले दिन रघु ने अपनी पत्नी के कहे अनुसार मनोज से बात करने का फैसला कर लिया। मनोज, मैंने फैसला कर लिया है, अब यह ठेला सिर्फ मेरा है। तुम यहाँ से अपना रास्ता अलग कर लो, अब मैं अकेले इसे संभालूंगा। यह आप क्या बोल रहे हैं? यह ठेला तो हमने मिलकर शुरू किया था, हमने साथ मिलकर इसे चलाया है। आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? तरह देख मनोज, अब मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब संभाल सकता हूँ। ठेला चलाना, चाय बनाना, ग्राहक संभालना सब आता है मुझे। अब तू अपने रास्ते जा, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। यह ठेला अब मैं अकेले देखूंगा। भैया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा पूरी लगन से काम किया है, कभी ढिलाई नहीं की। पिताजी भी जानते हैं कि मैं इस ठेले को दिल से संभालता हूँ। कृपया मुझे मत निकालिए। मनोज, अब बातों से कुछ नहीं बदलने वाला। मैंने जो तय कर लिया है वह नहीं बदलूंगा। अब यह ठेला सिर्फ मेरा रहेगा, समझे? तुम अपना सामान समेटो और यहाँ से निकल जाओ, मुझे अब अकेले ही काम करना है। भैया, यह ठंड के दिन है, बाहर हर तरफ सन्नाटा है, काम का तो नाम भी नहीं। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? बस एक मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। मुझे यह भावनाओं की बातें सुनने का अब कोई मतलब नहीं है। मैंने जो फैसला ले लिया है वह सोच समझ कर लिया है और अब उसे बदलने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ और अपनी राह खुद चुनो। अब यह ठेला सिर्फ मेरा है और यही सच है। मनोज अपने ही भाई के कठोर शब्दों से अंदर तक टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जो उसका अपना भाई उसे इस तरह ठुकरा गया। बिना कुछ कहे वह चुपचाप वहां से चला गया। मनोज अपने भाई की बातों से टूटा हुआ और निराश एक सुनसान जगह पर बैठा था। तभी एक बूढ़ी औरत लकड़ियों का गट्ठर लिए धीमे धीमे उसकी ओर आती है। बेटा, अब यह लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी है, मुझसे अब उठाया नहीं जा रहा। क्या तू मेरी मदद कर देगा? इसे मेरी घर तक पहुंचा दे बेटा। अम्मा, इतनी उम्र में आप ये भारी लकड़ियाँ क्यों उठाई है? कोई मदद करने वाला नहीं है क्या? बेटा, अब मेरा अब कोई नहीं रहा, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अगर तू जरा सी मदद कर दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा, भगवान तुझे खूब खुश रखेगा। अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी लकड़ियाँ खुद ही आपके घर तक पहुँचा देता हूँ, बस आप रास्ता दिखा दीजिए। मनोज ने तुरंत गट्ठर उठाया और बूढ़ी अम्मा के साथ उनके घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ी अम्मा का दिल खुश हो गया। बेटा, तूने आज मेरी बहुत मदद की है। ऐसे वक्त में जब लोग अपनी ही जरूरतों में उलझे रहते हैं, तूने मेरे लिए समय निकाला। ऊपर वाला तुझे इसका अच्छा फल देगा। अम्मा, आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी इनाम है। आप अब आराम से रहिए और जब भी कोई जरूरत हो बस मुझे याद कर लीजिए। यार बेटा, मेरे पास तुझे देने को कुछ खास नहीं है, बस यह मेरी एक गाय है। अब यह मेरे किसी काम की नहीं रही, तू इसे ले जा, यह तुझे और तेरे परिवार को बहुत काम आएगी। अम्मा, मैं इसे कैसे ले लूं? यह तो आपकी है और आपको इसकी ज्यादा जरूरत होगी। बेटा, मेरे पास खाने पीने का बहुत थोड़ा सामान बचा है, गाय को चारा देना अब मेरे बस की बात नहीं रही। अगर तू इसे अपने साथ ले जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि यह तेरे काम आ रही है। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख ले। मनोज ने बूढ़ी अम्मा की बात मानकर उनकी गाय को स्वीकार कर लिया और उसे साथ लेकर अपने घर लौट आया। 12 बाबूजी रघु भैया ने मुझे हमारे चाय के ठेले से निकाल दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो ठेला सिर्फ उनका है। मैंने बहुत हाथ जोड़े, माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। रघु ने ऐसा किया, ये तो बहुत गलत है। मैंने हमेशा उसे समझाया था कि छोटा भाई ही उसका सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन उसने ये सब कैसे कर दिया? बाबूजी, मुझे खुद समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ।
मैं अंदर से टूट गया था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। रास्ते में एक बुजुर्ग अम्मा मिली जो लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने में परेशान थी। मैंने उनकी मदद की और बदले में उन्होंने अपनी गाय मुझे दे दी। बोली, अब मैं इसे संभाल नहीं सकती। बेटा, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। जब एक रास्ता बंद होता है तो वो दूसरा जरूर खोल देता है। तूने अच्छा काम किया, इसीलिए तुझे इसका फल मिला है। बाबूजी, अब मैं इस गाय के दूध से अपना चाय का ठेला दोबारा शुरू करूंगा। इस बार मेरी चाय बिल्कुल शुद्ध दूध से बनेगी। जब लोग उसका असली स्वाद चखेंगे तो हमारी चाय की पहचान दूर दूर तक होगी। बेटा, तेरी ये सोच वाकई में अच्छी है। इस गाय का दूध बिल्कुल ताज़ा और शुद्ध है। इससे ना सिर्फ तेरे ठेले की पहचान बनेगी, बल्कि हमारी इज्जत भी बढ़ेगी। बाबूजी, मैं आज से ही काम की शुरुआत करता हूँ। ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे साथ है। मेहनत करूंगा और फिर से सब ठीक कर लूंगा। अगले ही दिन मनोज ने अपने चाय के ठेले की नई शुरुआत की। ताजे दूध से बनी चाय की महक पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोगों को उसका चाय का स्वाद इतना भाया कि वह रोज उसके ठेले पर आने लगे। धीरे धीरे मनोज की चाय की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। उधर रघु की दुकान पर सन्नाटा छा गया। मनोज की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर रघु के दिल में जलन की लपटें उठने लगी। जैसे जैसे ग्राहकों की भीड़ मनोज के ठेले पर बढ़ती गई, वैसे वैसे रघु का गुस्सा और ईर्ष्या भी बढ़ती गई। अंत में अपनी जलन को दबा ना पाने पर रघु ने खतरनाक कदम उठाने का निश्चय किया। उसने 2 स्थानीय गुंडों को बुलाकर अपने इरादे साफ कर दिए। देखो भैया, वो मनोज जब बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। मेरे दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते, सब उसी के ठेले पर जाते हैं। उसके वजह से हमारी दुकान सुनी पड़ी है। मुझे उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद करवानी है। तुम दोनों को इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। समझ गए मालिक। बताइए, उसे सिर्फ डराना है या पूरा ठेला गायब कर देना है? हाँ, पहले उसे डराओ और उसे धमकी दो और 1 दिन का समय भी। अगर वह ना माने तो अगले दिन ठेला टूटना चाहिए और वह खुद अपनी जगह छोड़कर भागे। अगर जरूरत पड़े तो सब तहस नहस कर देना। बस काम पक्का होना चाहिए। हाँ, काम पूरा कर देंगे। बस ये सर्दी का मौसम है तो कीमत थोड़ी ज्यादा लगेगी। यह लो आधा एडवांस। काम पूरा होते ही बाकी सब निपटा दूंगा। बस जल्दी नतीजा चाहिए। मालिक, अब निश्चिंत रहो, सुबह तक उसका ठेला नहीं बचेगा। हम ऐसा काम करेंगे कि वो अपनी जगह छोड़ने को मजबूर हो जाए। याद रखो, उसे ऐसा सबक दो कि पछतावा हो और वो मुझसे माफी मांगने पर मजबूर हो। अब जाओ और अपना काम शुरू करो। रघु की नफरत उस हद तक पहुंच गई कि उसने ऐसा कदम उठा लिया जो इंसानियत पर दाग लगा सकता है। अब उसके लिए सिर्फ जीत मायने रखती थी, चाहे किसी की मेहनत और इज्जत कुचलनी पड़े। अगले दिन रघु के भेजे हुए 2 गुंडे मनोज के ठेले पर आए। उनकी आंखों में क्रोध और हरकतों में साफ धमकी थी। अरे ओ ठेले वाले, तूने इस गली में ठेला कैसे लगाया? पता है ये गली हमारी है। यहाँ जो भी काम करेगा हमारी इजाजत से करेगा, समझा? भाई साहब, गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। किसी से कोई परेशानी नहीं चाहिए। मेरे पिताजी बीमार है और यही मेरा इकलौता सहारा है। फीस ज्यादा भोला मत बन। तेरा ये ठेला आज से बंद। अगर दोबारा यहाँ देखा तो अंजाम बुरा होगा, समझे? भाई, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पिताजी बीमार है और यही मेरा इकलौता सहारा है। अगर मैंने कोई भूल की हो तो कृपया माफ कर दीजिए। गुंडे उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। तभी चाय के बर्तनों से उठती हुई महक ने उनकी निगाहें रोक दी। अरे ये कैसी सुगंध है? लगता है इस चाय में कुछ अलग ही बात है। अरे हो, पहले कप चाय पिला दें, फिर देखेंगे तेरा क्या फैसला करना है। भैया, जरा रुकिए। मैं अभी आपके लिए सबसे खास चाय तैयार करता हूँ। अरे वाह, ये चाय तो कमाल की है। ऐसा स्वाद तो आज तक नहीं मिला। तेरे हाथ में तो सच में जादू है। सुन मनोज, हमें तेरे ठेले को बंद करवाने के लिए भेजे गए थे, लेकिन तेरी चाय और तेरे स्वभाव ने सब बदल दिया। अब टेंशन मत लेना, तेरा ठेला यहीं रहेगा। और अगर किसी ने तुझे परेशान किया तो पहले हमें आवाज देना। अब से तेरी रखवाली हमारी होगी। 5 सच में भाई साहब, मुझे तो लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। मनोज, फिक्र मत कर।
मेहनत और सच्चाई से काम करने वालों का साथ देना हमारा भी फर्ज है। तेरा ठेला यही रहेगा, तू बेफिक्र होकर अपना काम कर। थारा मनोज की सच्चाई और उसके चाय के बेहतरीन स्वाद ने गुंडों का दिल जीत लिया। जो उसे धमकाने आए थे वही अब उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगे। मनोज के लिए यह पल किसी वरदान से कम नहीं था। जो लोग उसकी रोजी रोटी छीनने आए थे वही अब उसके रखवाले बन गए थे। यह उसकी मेहनत, सच्चाई और नेक इरादों की जीत थी। गुंडों ने रघु से मिले पैसे लौटा दिए और उसे सख्त चेतावनी दी। अगर उसने मनोज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो नतीजा बहुत बुरा होगा। उधर मनोज की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई। उसने अपने पिता के लिए एक नया घर बनाया और उनके साथ वहीं बस गया। उसकी लगन और ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी किस्मत बदली बल्कि उसे इज्जत और सुकून से भरा जीवन भी दिया।